नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और स्वस्थ हूं। हम इससे पहले मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे थे। हमने मौलिक अधिकारों के 5 वर्गों को पढ़ लिया था, यानी आर्टिकल 30 तक हमने पढ़ लिया था, 31 तक। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम आर्टिकल 32, 33, 34, 35 को पढ़ लेंगे और उसके बाद उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, उनको पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके अनुसूचियों से संबंधित सभी सवालों का हल हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आपको अनुसूचियां किसी भी किताब से, किसी भी अन्य लेक्चर के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। सामान्यतः एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, या राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देता हूं, हालांकि अगर आप किसी फास्ट फॉरवर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो जो स्लाइड में आप देख पा रहे हैं इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तब आपको इनको विस्तार से पढ़ना होगा, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। साथ में ऐसी अनुसूचियां जो वर्तमान में किसी ना किसी कारण से चर्चा में है तो उसको भी पढ़ें। सबसे पहले प्रथम अनुसूची, जिसमें राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, यानी इसमें बताया गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। द्वितीय अनुसूची, इसमें वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची, इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप यानी फॉर्मेट का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है कि किस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी है। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में पाए जाते हैं, इसलिए चर्चा में है, इसका उल्लेख है। और छठी अनुसूची वर्तमान में इसलिए चर्चा में है क्योंकि वर्तमान में सरकार की योजना लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की है, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है, जिसका आर्टिकल 246 में उल्लेख है। संघ राज्य समवर्ती सूची, और इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि संघ सूची के कौन से विषय हमें याद रखने हैं, कौन से राज्य के, कौन से समवर्ती के। आठवीं अनुसूची, जिसमें भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में आठवीं अनुसूची इसमें इसलिए चर्चा में है क्योंकि तुलु भाषा, जो कि कर्नाटक और केरल में बोली जाती है, उसको आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की बात की जा रही है, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। नवीं अनुसूची, जो कि विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन करती है, यह भी इसलिए चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इनका हो सकता है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हताओं के बारे में उपबंध करती है, और यह अनुसूची भी इसलिए चर्चा में है क्योंकि कर्नाटक को लेकर जो बागी विधायकों की बात हुई, मध्य प्रदेश में जो मामला हुआ, तो 10वीं अनुसूची वर्तमान में चर्चा में है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व का उल्लेख करती है, जिसका वर्णन आर्टिकल 243G में है। वहीं 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व का उल्लेख करती है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 243W में। तो इतना आपको याद रखना है अगर आप किसी भी एसएससी, बैंकिंग, व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ही याद रखना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक, अब हम विस्तार से इन अनुसूचियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुसूची होती क्या है, अनुसूची का अर्थ क्या है। किसी लेख या विवरणात्मक ग्रंथ यानी संविधान मान लीजिए के अंत में परिशिष्ट के रूप में लगी हुई ऐसी सूचना, जिसमें कोई ऐसी सूचना रहती है जिसका उस लेख या ग्रंथ में साधारण उल्लेख मात्र होता है। अनुसूचियां हमेशा संविधान के अंत में पाई जाती हैं, पहली चीज। जैसे प्रस्तावना हमेशा संविधान के शुरुआत में होती है, वैसे अनुसूचियां संविधान के अंत में होती हैं। अनुसूचियां एक प्रकार से किसी भी ग्रंथ या हमारे संविधान के अंत में अंकित एक परिशिष्ट है। परिशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ भाग, जिसमें ऐसी सूचनाएं हैं जो कि हमारे संविधान के जो बाकी का शुरुआत का हिस्सा है उसमें दी तो हुई है, लेकिन केवल साधारण उल्लेख है। तो अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां संविधान के अंत में दी गई परिशिष्ट हैं, एक बचा हुआ भाग है, जिनका उल्लेख संविधान में कर पाना संभव नहीं था पूरे तरीके से,
इसलिए हमने बाद में इन अनुसूचियों का उल्लेख किया। तो आप जानते हैं कि हमारा संविधान, जब मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उसमें केवल 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में आप ये भी जानते हैं कि 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 9वीं अनुसूची हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही सम्मिलित की गई। तो ये मूल चीजें हैं जो आप सभी जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची। देखिए, प्रथम अनुसूची क्या है? प्रथम अनुसूची ये बताती है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है, भारतीय संघ जो है, वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बनता है। हालांकि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य राज्य क्षेत्र भी आते हैं, लेकिन हमारी प्रथम अनुसूची बताती है कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बनता है। और प्रथम अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्यों की संख्या कितनी होगी, उनके नाम क्या होंगे, संघ राज्य क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, उनका नाम कितना होगा। वर्तमान में इस अनुसूची में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो राज्यों की संख्या कितनी रहेगी? 28। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र पहले कितने थे? 7। अब 2 और नए बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो कितनी हो गई? 9। लेकिन 8 है वर्तमान में, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, उनका विलय कर दिया गया है, जिसके कारण अब वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र केवल 8 है। 2 तारीखें आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बने, वो प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। दूसरी तारीख, दादर और नागर हवेली और दमन दीव के पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के माध्यम से बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2019 में प्रस्तावित विलय की योजना की घोषणा की गई। आवश्यक कानून को भारत की संसद में दिसंबर 2019 में पारित किया गया। उसी के बाद राष्ट्रपति ने स्वीकृति भी दे दी। तारीख क्या याद रखनी है? 26 जनवरी 2020। इस दिन दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया गया और वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वर्तमान में अगर केंद्र सरकार, हमारी संसद किसी नए राज्य का गठन करती है या किसी संघ राज्य क्षेत्र को राज्य बनाती है या राज्य को संघ राज्य क्षेत्र बनाती है, तो किस अनुसूची में परिवर्तन होना अनिवार्य होगा? तो याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची में परिवर्तन अनिवार्य होगा। अगर नया राज्य बनता है या किसी पुराने राज्य को विभाजित किया जाता है तो पहली अनुसूची में परिवर्तन जरूर होगा। हालांकि चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन होता है। अगर राज्य बनता है तो राज्यसभा की सीटें भी बढ़ती हैं, लेकिन पहली अनुसूची में जरूर याद रखिए। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख करती है। अब द्वितीय अनुसूची में इतना तो आप सभी जानते हैं। अब आप इस चीज को जानिए कि इसमें किस किस के वेतन भत्ते उल्लेख है। हालांकि दूसरी अनुसूची 5 भागों में बटी हुई है, A, B, C, D, E। भाग क राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के बारे में उपबंध करता है। भाग ख निरसित कर दिया गया, जिसके अंदर देशी रियासतों के बारे में बात कही गई थी। भाग ग लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद जिन राज्यों में पाई जाती है उनके सभापति, उपसभापति के बारे में प्रावधान करता है। और अगला प्रावधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में है। और अगला प्रावधान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। आसान भाषा में और समझते हैं। देखिए, दूसरी अनुसूची में किस किस के वेतन भत्ते बताए गए हैं, यह जरूर पूछा जा सकता है, विशेषकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। देखिए, केंद्र से राष्ट्रपति, राज्यों से राज्यपाल, संसद से, संसद के होते हैं 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल के कितने सदन हो सकते हैं? 2, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति।
न्यायपालिका में कौन कौन आता है? विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और आखिरी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3,50,000। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है? 1,25,000। उपाध्यक्ष का ब्रैकेट मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि इसका मेरे को कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि गलत जानकारी देने से अच्छा है कि आप ना बताएं। राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका वेतन है 4 लाख। उपसभापति का वेतन नहीं बताया गया है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग मिल सकता है आपको, तो इसके अंदर आपको, क्योंकि वेतन सामान्यतः समान होता है लेकिन उनको मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं, तो मैंने खाली छोड़ा। विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,50,000। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसमें मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 लेकिन अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000। वहीं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है 2,25,000। तो याद रखिए, दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से जुड़ी है, ये आप याद रखते हैं हमेशा, लेकिन ये भी याद रखिए कि दूसरी अनुसूची में किस किस के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख करती है। यानी तीसरी अनुसूची केवल शपथ का उल्लेख नहीं करती, शपथ के प्रारूप का भी उल्लेख करती है कि वो जो शपथ लेंगे वो क्या है, उस प्रारूप का भी उल्लेख करती है। तो तीसरी अनुसूची में किस किस की शपथ बताई गई है? देखिए, संघ के मंत्री, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य। इस चीज को ऐसे समझिए, जो लोग संसद के चुनाव में भाग लेंगे, लोकसभा के चुनाव में भाग लेंगे, राज्यसभा के चुनाव में भाग लेंगे, उन्हें कहा जाता है प्रत्याशी। तो संसद के चुनावों के प्रत्याशी। तो जो लोग चुनाव में भाग लेंगे, क्या वो सभी जीत जाएंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। तो इसका मतलब जो चुनाव जीत जाएंगे उन्हें कहा जाएगा संसद के सदस्य, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या उन सभी सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। उसमें से कुछ मंत्री बनेंगे, सेंटर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। तो पहला, चुनाव में भाग लेने वाले, संसद के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी, चुनाव जीतने वाले सांसद और उन सांसदों में से मंत्री बनाए जाने वाले संघ के मंत्री। ऐसा ही राज्यों में होता है। राज्य की विधान मंडलों के, विधानसभा, विधान परिषद के चुनावों में भाग लेने वाले प्रत्याशी, उसमें से चुनाव जीतने वाले विधानमंडल के सदस्य यानी एमएलए या फिर एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उनमें से जिनको मंत्री बनाया जाएगा तो राज्यों के मंत्री। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में 3 व्यक्ति कॉमन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में क्या कॉमन है। अब मैं शपथ के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब एक कोई मंत्री बनता है, सेंटर में या राज्य में अगर कोई मंत्री बनता है, मंत्री कोई भी हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री, उपमंत्री हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई मंत्री बनता है या राज्य में अगर कोई मंत्री बनता है, तो एक मंत्री होने के नाते वो 2 शपथ लेता है। एक को कहा जाता है पद की शपथ। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? पद की शपथ। एक होती है पद की शपथ और दूसरी होती है गोपनीयता की शपथ। तो याद रखिएगा, एक मंत्री 2 शपथ लेता है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। ठीक इसी प्रकार राज्यों में होते हैं। राज्यों में भी जो मंत्री अपना पद धारण करते हैं, वो अपने पद, मंत्री के पद की शपथ भी लेते हैं और साथ में गोपनीयता की, जो भी मामले उनके पास आएंगे वो गोपनीय रखेंगे, उसका प्रकटीकरण नहीं करेंगे, इस चीज की भी वो शपथ लेता है। इस संसद के लिए, निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ, यानी जो भी संसद का चुनाव लड़ेंगे उन्हें कहा जाता है प्रत्याशी उम्मीदवार। तो वो उम्मीदवार की भी शपथ लेते हैं। याद कीजिए, जब भी कोई सांसद या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सांसद या विधायक के पद पर, तो अपना चुनाव लड़ने से पहले उसे शपथ लेनी होती है और वो शपथ इस बात की लेता है कि जो भी वो दस्तावेजों में जानकारी दे रहा है वो सब सही है। अगर वो झूठी पाई जाती है तो उसके निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी
जब सांसद के पद का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने भी शपथ ली थी। उसके बाद उन प्रत्याशियों में से जो चुनाव जीत जाएंगे उन्हें कहा जाएगा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ लेंगे। फिर पार्लियामेंट के ये जो संसद के सदस्य बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब इनमें से जिनको मंत्री बनाया जाएगा वो पद की और गोपनीयता की भी शपथ लेंगे। तो एक सांसद जो चुनाव लड़ने वाला है, प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, तो उम्मीदवार की शपथ। फिर अगर वो सांसद का चुनाव जीत जाता है या विधायक का चुनाव जीत जाता है तो उसकी शपथ। उसके बाद एक मंत्री होने के नाते पद और गोपनीयता की शपथ। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश, यहां पर याद रखिए जो शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की होती है वही शपथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी होती है। यानी तीनों की शपथ एक जैसी होती है। और ये शपथ क्या लेते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक और अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो ये एक ऐसी शपथ है जो कि न्यायाधीशों की शपथ है, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीएजे की। इसी प्रकार राज्य के मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राज्य में जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो अभ्यर्थी, प्रत्याशी, उम्मीदवार शपथ लेते हैं। जो लोग चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, वो विधायक की शपथ लेते हैं। इसी प्रकार हाईकोर्ट का न्यायाधीश भी अपनी ही शपथ लेता है। तो याद रखिएगा किस किस की शपथ का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में है। पहला, संसद या विधानमंडल का जो भी चुनाव लड़ेगा उम्मीदवार या प्रत्याशी उसकी शपथ। जो भी चुनाव जीत जाएगा, सांसद बनेगा या विधायक बनेगा उसकी शपथ। जो केंद्र सरकार या राज्य में मंत्री बनेगा उनकी शपथ। और मंत्री दो तरह की शपथ लेते हैं, पद की और गोपनीयता की। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ। तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रारूप एक जैसा है। और उसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। ठीक, तो तीन अनुसूचियां हैं। आपका जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगली अनुसूची है चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। दरअसल चौथी अनुसूची इस बारे में बताती है कि किस राज्य में या जिन राज्यों में विधानसभा है या जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां पर किस राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। तो एक टेबल आपके सामने आ रही है। इसके अंदर मैंने उसको सबसे ज्यादा से लेकर सबसे घटते क्रम में इस प्रकार से लगाया है। और जिन राज्यों में एक जैसी सीटें हैं उनको एक साथ रखा है। सबसे ज्यादा सीटें कहां हैं? उत्तर प्रदेश, सभी जानते हैं 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में बराबर सीटें हैं 16। कर्नाटक में 12 सीटें हैं। अब मध्य प्रदेश की, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन तीनों में 11-11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों में कितनी सीटें हैं? 11। पहले आंध्र प्रदेश के अंदर सीटों की संख्या हुआ करती थी 18, लेकिन आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना लागू हुआ तो तेलंगाना के पास सीटें चली गई 7 और आंध्र प्रदेश के साथ रह गई 11। वहीं 10 सीटें उड़ीसा और राजस्थान दोनों में एक जैसी हैं। केरल में 9 सीटें हैं। 7 सीटें तेलंगाना, असम, पंजाब तीनों में 7-7 सीटें हैं। वहीं झारखंड की अगर हम बात करें तो 6 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में 5-5 सीटें हैं। पहले मध्य प्रदेश में भी कितनी सीटें हुआ करती थी? 16, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश के पास रह गई 11 सीटें और छत्तीसगढ़ के पास रह गई 5 सीटें। जम्मू कश्मीर, जिसको अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन अभी सीटों की संख्या वर्तमान में 4 ही है। और इसमें भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। लद्दाख बिना विधानसभा के बना है और जो कश्मीर है वो विधानसभा के पास बना है। और कश्मीर में ही 4 सीटें हैं, लद्दाख में कोई भी सीट राज्यसभा की नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन तीनों में कितनी सीटें हैं? 3। और नीचे देखिए जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं उसमें केवल असम को छोड़ दीजिए और सिक्किम को ऐड कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, 7 सिस्टर जिन्हें कहा जाता है। 7 सिस्टर में आप असम को छोड़ दें क्योंकि असम में सीटों की संख्या है 7, तो 7 सिस्टर में कितनी बची? 6।
और उसके अलावा सिक्किम, जिसको हम 7 सिस्टर में नहीं गिनते लेकिन नॉर्थ ईस्ट में गिनते हैं, तो कितने हो गए 8, और पुदुचेरी। इन सब में सीटों की संख्या है 1। देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने हुए विधायक भाग लेते हैं। और विधायक भाग लेते हैं तो विधायक का मतलब जिस भी राज्य या जिस भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर विधानसभा होगी वहीं पर सीटें होंगी। हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8, लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, इन 3 में ही विधानसभा है, इसलिए केवल उन तीनों के नाम ही आपको देखने को मिलेंगे। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान। देखिए, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची दोनों ही अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है, संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि जनजातियां 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी जनजातियां जो कि समाज के साथ घुल मिल गई हैं, और एक ऐसी जनजातियां जो समाज के साथ अभी घुली मिली नहीं है, बिल्कुल अलग थलग है। जो समाज के साथ घुल मिल गई हैं उन्हें 5वीं अनुसूची के अंदर रखा गया, और जो समाज के साथ घुल मिल नहीं पाई हैं, अलग थलग पड़े हैं, उन्हें 6ठी अनुसूची के 4 राज्यों में रखा। 5वीं अनुसूची को हम विस्तार से पढ़ेंगे। 5वीं अनुसूची के अंदर 4 भाग हैं, भाग क, ख, ग, घ। अब इन भागों को याद नहीं रखना, लेकिन भागों में क्या प्रावधान है उन चीजों को याद रखना है। सबसे पहले, अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया की घोषणा कौन करता है? तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो सीधा याद रखिए कि राष्ट्रपति करता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है। हालांकि ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है, वो केंद्र सरकार मंत्री परिषद के कहने से ऐसा करता है, लेकिन किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श सलाह कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, सीमाओं को बदल कर सकता है, रद्द कर सकता है, लेकिन करेगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में कुछ राज्य हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी पाए जाते हैं, क्योंकि तेलंगाना अब अलग राज्य बन गया। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। पश्चिम से शुरू कीजिए, पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, हालांकि पश्चिम में महाराष्ट्र रह गया, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ लगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ लगा उड़ीसा, उसी के साथ लगा झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को याद रखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। लेकिन याद रखिए कि वर्तमान में इतने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो किसी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो इन राज्यों के अंदर ही किसी को अनुसूचित क्षेत्रों की संख्या को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से ऐसा करने का अधिकार रखता है। ठीक, अब बात करते हैं कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कैसे घोषित किया जाता है, उसके मानदंड क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है। इन पैरामीटर्स का उल्लेख आपके संविधान में नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं तो ये 4 मानदंड लिखे हुए हैं जो कि अब स्थापित हो गए हैं। पहला, उस क्षेत्र में जनजाति आबादी की प्रधानता हो, यानी वहां पर जनजाति आबादी ज्यादा हो, क्षेत्र की सघनता हो, उचित आकार हो, वहां यानी वहां पर डेंसिटी ज्यादा हो और बड़ा आकार हो। एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई हो, यानी जिला हो, ब्लॉक हो, तालुका हो, कुछ ना कुछ एक प्रशासनिक इकाई हो। और चौथा, पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन ज्यादा हो, जनजाति की आबादी ज्यादा हो, सघनता हो, प्रशासनिक इकाई हो और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन ज्यादा। इन 4 आधारों पर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। देखिए, ये मानदंड भारत के संविधान में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन वे अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं। तदनुसार वर्ष 1950 से 2007 तक अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक आदेश अधिसूचित किए जाते हैं। यानी इन मानदंडों का उल्लेख आपके संविधान में नहीं है, लेकिन वर्तमान में ये मानदंड स्थापित हो गए हैं, तो आपको ये याद रखने जरूरी हैं। अब जो ये अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, तो यहां पर एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जिसे कहा जाता है जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वहां बनाई जाती है जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं है
तो वहां नहीं बनाई जा सकती। साफ साफ 5वीं अनुसूची में लिखा है कि अगर किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र नहीं भी है लेकिन वहां पर अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, तब राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्र में भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों में गठन करना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन वहां पर जनजातियां अगर निवास करती हैं तो राष्ट्रपति निर्देश आदेश के माध्यम से वहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकता है। अब इस जनजातीय सलाहकार परिषद में टोटल 20 सदस्य होते हैं। 20 में से 3/4, 3/4 का मतलब कितना हुआ? 15 सदस्य। 15 सदस्य कहां से आएंगे? उस राज्य में जहां पर वो अनुसूचित क्षेत्र है, उस राज्य की विधानसभा में जो एसटी से चुने हुए मेंबर होंगे, यानी मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र तो है ही है। अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषद होगी। जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होंगे हर जनजातीय सलाहकार परिषद में, उसके 3/4 यानी 15 सदस्य। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों में जो एसटी के कैंडिडेट होंगे उनमें से वो 15 लोग चुने जाएंगे, जो सामान्यतः सभी जनजातीय सलाहकार परिषद में एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जनजातीय सलाहकार परिषद में अलग 15 मेंबर, एक जनजातीय सलाहकार परिषद में अलग 15 मेंबर। वही 15 मेंबर सभी जनजातीय सलाहकार परिषद में होंगे जो उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्य होंगे। अब इस चीज को समझिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो कानून होते हैं क्या वो किस प्रकार से लागू होते हैं। यहां पर राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या उस राज्य की जो विधानमंडल ने कोई विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू ना भी करे या फिर कुछ परिवर्तन के साथ लागू करे। अनुसूचित क्षेत्रों में पार्लियामेंट का या स्टेट की विधानमंडल का कानून लागू होगा या नहीं होगा या फिर परिवर्तन के साथ लागू होगा, ये उस राज्य का राज्यपाल तय करता है। और राज्यपाल की एक विशेष जिम्मेदारी ये होती है कि वो प्रत्येक वर्ष ऐसे क्षेत्रों के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट दे। हमारे संविधान का भाग 10 है। भाग 10 में दरअसल 2 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 244 और 244 का। अनुच्छेद 244 में अनुच्छेद 244 का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची से जुड़े हैं और जनजातीय क्षेत्र 6ठी अनुसूची से जुड़े हैं। 244 के अंदर दो क्लॉजेज हैं, 244(1) और 244(2). वहीं 244(1) अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़ा है, 244(2) जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ा है। तो भाग 10 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों को जोड़े हुए हैं और आर्टिकल भाग 10 में 2 ही आर्टिकल हैं, 244 और 244 का, और दोनों अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों यानी 5वीं और 6ठी अनुसूची से जुड़े हैं। अब हम बात करते हैं 6ठी अनुसूची की, जो कि वर्तमान में लद्दाख को लेकर काफी चर्चा में है। इस बारे में हम बात करेंगे कि आखिर लद्दाख के बारे में वर्तमान में क्या परिस्थिति बन रही है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करती है। मैंने आपको बताया कि संविधान निर्माताओं ने जनजातियों को 2 भागों में बांटा था। एक ऐसी जनजातियां जो समाज के साथ घुल मिल गई हैं, उन्हें 5वीं अनुसूची में रखा गया, और ऐसी जनजातियां जो समाज के साथ घुल मिल नहीं पाई हैं, अलग थलग हैं, वो विशेषकर 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसे 6ठी अनुसूची में रुका। पहले ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम के साथ ही गिने जाते थे, लेकिन वर्तमान में 4 अलग अलग राज्य हैं। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया जाता है। स्वशासन का मतलब होता है ऑटोनोमस, यानी ऐसे जिले जो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे मेघालय की 3 पहाड़ियों का आपने नाम सुना होगा, गारो, खासी, जंतिया। तो मध्य प्रदेश के मेघालय के जो राज्यपाल है, उन्होंने मेघालय को 3 स्वशासी जिलों में बांटा है, गारो, खासी, जंतिया। ये जिले उन जिलों से अलग है जो अन्य जिले होते हैं, ये स्वशासी जिले हैं। राज्यपाल को इन स्वशासी जिलों को स्थापित करने का, पुनः स्थापित करने का, इनके क्षेत्रफल को घटाने बढ़ाने का अधिकार है। प्रत्येक स्वशासी जिले में एक जिला परिषद होगी। ये जिला परिषद हमारी पंचायती राज वाली जिला परिषद नहीं है, ये अलग से जिला परिषद होती है प्रत्येक स्वशासी जिले में। जैसे मेघालय के अंदर 3 स्वशासी जिले थे, गारो, खासी, जयंतिया। मिजोरम के अंदर चकमा, मारा, लाई। तो प्रत्येक स्वशासी जिले में एक जिला परिषद होगी जिसमें 30 सदस्य होंगे, जिसमें राज्यपाल 30 में 4 सदस्यों को मनोनीत करेगा और जो बाकी 26 सदस्य बचे
उनका चुनाव उन स्वशासी जिला जो है, मान लीजिए गारो स्वशासी जिला है, तो गारो स्वशासी जिले की जनता सीधे मतदान के द्वारा उनको, वोट के द्वारा उन्हें चुनेगी। तो पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं वहां पर होती है जनजातीय सलाहकार परिषद 20 सदस्यों वाली, लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां पर होते हैं स्वशासी जिले, और वहां पर होती है जिला परिषद जिसमें कितने लोग होते हैं, 30 सदस्य। राज्यपाल कितने लोगों को मनोनीत करता है, 4, और बाकी 26 व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। व्यस्क मताधिकार का मतलब उस स्वशासी जिलों में रहने वाली जनता जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है वो उनको चुनेगी। अब क्या इन स्वशासी जिलों में संसद या राज्य विधानमंडल के कानून लागू होंगे या नहीं? सामान्यतः राज्यपाल की ड्यूटी होती है कि वो तय करे कि इन स्वशासी जिलों में कानून लागू होंगे या फिर फेरबदल करें। देखिए असम के मामले में, देखिए असम 3 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम के मामले के अंदर क्या होता है कि संसद का कानून हो या कि असम के विधानमंडल का कानून, वो असम के स्वशासी जिलों पर लागू होगा या नहीं होगा, ये असम का राज्यपाल तय करेगा। संसद का कानून हो चाहे विधानमंडल का कानून हो, असम की कौन तय करेगा, राज्यपाल, कि वहां पर लागू होगा नहीं होगा, फेरबदल के साथ लागू होगा। लेकिन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के मामले में संसद का अगर कानून है तो कौन तय करेगा, राष्ट्रपति, और इन तीनों राज्यों की विधानमंडल का कानून है तो इन तीनों राज्यों के राज्यपाल तय करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। असम के मामले में यह शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है कि वह संसद व विधानमंडल दोनों के कानूनों में फेरबदल कर सके, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के मामलों में संसद के कानून के संबंध में राष्ट्रपति को और राज्य विधानमंडल के कानून के संबंध में राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है। देखिए अब चर्चा में क्यों, एक आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका उल्लेख आर्टिकल 338B में है। उसने सिफारिश की है कि लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसे छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके लिए संसद में एक बिल भी रखा गया है। उस बिल का नाम है 125वां संविधान संशोधन विधेयक। हालांकि ये विधेयक अभी पारित नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये पारित हो जाता है तो 5वां जो राज्य होगा या केंद्र शासित प्रदेश होगा, आप कह लीजिए, वो लद्दाख होगा जो छठी अनुसूची में शामिल होगा। अगर शामिल किया गया तो लद्दाख छठी अनुसूची में एकमात्र केंद्र प्रशासित प्रदेश होगा। लेकिन छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है, और संविधान संशोधन को पारित करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। तो देखते हैं कि ये शामिल हो पाता है या नहीं। लेकिन लद्दाख को आखिर शामिल क्यों किया जा रहा है? लद्दाख की 90% आबादी जनजातीय बहुल है, जिसमें मुख्य जनजातियां कौन सी है, बाल्टी, बेडा, बोट, बोरका, डोरका, दर्द, शिन, चांगपा, गारा, मोन, पुरिंगपा। इसके अलावा लद्दाख की इन जनजातियों का अपना एक कल्चरल हेरिटेज है, अपनी सांस्कृतिक विविधता है, जिसके कारण उनको प्रमोट करना, उनको सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसलिए सरकार की यह मंशा है कि छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए। हालांकि अभी यूपीएससी के प्री का एग्जाम होगा सिविल सर्विसेज का, तो आपसे लद्दाख के बारे में ना पूछ के या फिर छठी अनुसूची के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर लद्दाख की अन्य विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची डिवीजन्स ऑफ पावर से जुड़ी है। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स और एक होता है डिवीजन्स ऑफ पावर्स। डिवीजन्स ऑफ पावर्स का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, यानी कार्यों को 3 अलग अलग सूचियों में बांटना। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है शासन के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का पृथक होना। तो यहां पर शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, डिवीजन्स ऑफ पावर्स। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 246, वो भी बताता है कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 1935 के अधिनियम से हमने ये प्रावधान लिया है संघ, राज्य और समवर्ती सूची का। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 100 विषय। कई जगह 98 लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह 99 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप 97 याद रखिए, क्योंकि 97 के बाद कभी 98 नहीं जोड़ा। हाँ, जैसे दूसरी विषय था तो 2 क जोड़ दिया 2A, 35 था, 92 था तो 92A B C जोड़ दिया, 35 को हटा दिया। तो मुख्य चीज याद रखिए कि 97 विषय है,
ये संख्या तो कम ज्यादा होती रहती है। प्रमुख विषय कौन से हैं? सेना आप जानते हैं, रक्षा जानते हैं, विदेशी मामले आप जानते हैं। ऐसे सभी विषय जो केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, ये सभी संघ सूची में आते हैं। लेकिन कुछ को याद रखना है, जैसे रेडियो और टेलीविजन, नागरिकता, संचार, कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर, निगम कर। दो तीन विषय में आपसे कहूंगा जरूर याद रखिए। जनगणना जरूर याद रखिए, क्योंकि जनगणना के आंकड़े राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन याद रखिएगा कि जनगणना संघ सूची का विषय है। नागरिकता इसलिए याद रखिए कि वर्तमान में चर्चा में था, क्योंकि नागरिकता अधिनियम पारित हुआ है जो कि वर्तमान में चर्चा में है। उसके अलावा रेडियो और टेलीविजन। राज्य सूची, राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य ही कानून बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है। विशेषकर आर्टिकल 249 में लिखा है कि यदि राष्ट्र के हित में ऐसा करना अपेक्षित हो तो राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। इसमें 66 विषय हैं, टोटल 66 एंट्रीज हैं, वर्तमान में 61 है। 66 में आखिरी नंबर 66 ही है, 66 को कभी 61 नहीं लिखा गया। प्रमुख विषय न्यायालय, लोक स्वास्थ्य, सफाई, पंचायती राज, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, राज्य पुलिस, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस आदि। 3 याद जरूर रखिए, पंचायती राज याद रखिए, भूमि सुधार याद रखिए और रेलवे पुलिस याद रखिए। इनको जरूर याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसे कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में अगर विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार का ही कानून प्रभावी होता है। समवर्ती सूची में 47 विषय है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 52 है। हमने 47 के बाद कभी 48 नहीं जोड़ा, बल्कि पहले ही जो विषय थे उन्हीं के अंदर हमने कुछ ने क ख ग के रूप में जोड़ते हैं। इसमें बहुत सारे विषय हैं जो आपको याद रखने हैं। शिक्षा जरूर याद रखिए, क्योंकि ये 42 अमेंडमेंट के द्वारा हमने राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला। श्रम कल्याण याद रखिए, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये जरूर याद रखिए। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये आपका समवर्ती सूची का विषय। समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। दीवानी फौजदारी मुकदमे, विवाह, तलाक, गोद लेना, तो इन चीजों को आपको याद रखना जरूरी है। 8वीं सूची भी बहुत वर्तमान में चर्चा है, क्योंकि तुलु भाषा को 8वीं सूची में शामिल किए जाने की बात चल रही है। 8वीं सूची भाषाओं से जुड़ी है। यहां पर भाषाओं का मतलब है आधिकारिक भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषाएं अलग हैं, हालांकि वो भी भाषाओं की ही कैटेगरी में आते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया, ये 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, हालांकि आधिकारिक भाषाएं भी हैं। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 2 चीजें याद रखिए, अंग्रेजी इस भाषा में नहीं आती, और दूसरा एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली है जो 8वीं सूची के अंदर शामिल है। शुरुआत में 14 ही भाषाएं थी, क्योंकि बाद में हमने सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इसे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में हमने जोड़ा। अब वर्तमान में चर्चा में क्यों है? देखिए, तुलु जो कि कर्नाटक और केरल में काफी बोली जाने वाली भाषा है, लगभग 18 लाख से ज्यादा लोग तुलु भाषा बोलते हैं। इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात चल रही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तुलु के 18 लाख से अधिक मूल वक्ता है। तुलु भाषी लोग जो है वो मणिपुरी और संस्कृत बोलने वालों की तुलना में भी ज्यादा है। संस्कृत, मणिपुरी हमारी 8वीं सूची में शामिल है, लेकिन तुलु नहीं है। और तुलु हमारी भारत में 18 लाख से ज्यादा आबादी तुलु बोलती है, और इसे 8वीं सूची में दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि तुलु क्या है कि जो संसद की कार्यवाही होती है वहां पर भी तुलु भाषा में लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। देखिए, एक द्रविडियन भाषा है, नाडु क्षेत्र में केंद्रित है, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी और केरल के कासरगोड जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है।
कासरगोड जिले को सप्त भाषा समागम भूमि, 7 भाषाओं का संगम कहा जाता है, और तुल्लू उन 7 में से एक है। तुल्लू में सबसे पुराने उपलब्ध शिलालेख मिले हैं, जो कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की अवधि के हैं। तो याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची आपकी आईएएस की परीक्षा में जरूर पूछी जा सकती है। अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची, जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं थी, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जमींदार पाए जाते थे, जिनके पास ढेर सारी जमीन थी, जो कि उन्होंने किसानों से, छोटे किसानों से ही हड़पी थी। तो भारत सरकार ने उस समय भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए, जिनका उद्देश्य था कि बड़े किसानों का खात्मा, बड़े जमींदारों का खात्मा कर कर उन बड़े जमींदारों से जमीन लेकर छोटे किसानों को बांटना। लेकिन उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, इसलिए उसे लागू करना संभव नहीं हो पा रहा था। तब सरकार ने एक 9वीं अनुसूची बनाई और ये कहा कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रमों को डाला जाता है और न्यायालय इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, ताकि सरकार अपने भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू कर सके। लेकिन आगे चलकर सरकार ने इस अनुसूची का दुरुपयोग करना शुरू किया। जैसे तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन का प्रावधान था कि 50% से ज्यादा हो गया, उसको भी 9वीं अनुसूची में डाला गया। SC/ST का जो बिल है, उसको भी 9वीं अनुसूची में डालने की वर्तमान में बात चल रही है। तो इसलिए 9वीं अनुसूची काफी चर्चा में रहती है। लेकिन 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि अब दी जा सकती है, लेकिन उस समय इसलिए बनाई गई थी। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में टोटल 284 विषय है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची का एक आर्टिकल अगर आपको याद रखना हो तो आर्टिकल 31B, जो कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताया था, 31B 31 ख 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। और उसमें बताया गया है, 31B में यह बताया गया है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए मामलों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अधिकांश मामले 9वीं अनुसूची में वही हैं जो कृषि भूमि सुधारों से जुड़े हैं, लेकिन तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन भी इस अनुसूची का हिस्सा है। देखिए, पहले इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। एक मामला हुआ था 1981 में, वामन राव मामला। वामन राव मामले में जरूर कहा गया था कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और विशेष रूप से 1973 के बाद के मामलों की, 24 अप्रैल 1973 के मामलों की, जो कि केशवानंद भारती मामले की तारीख थी। लेकिन उसमें क्या था कि 9वीं अनुसूची भूतलक्षी प्रभाव भी रखती है, यानी केंद्र सरकार कोई कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दे और कह दे कि 1973 से पहले लागू होता है सिविल मामला। लेकिन इस 11 जनवरी 2007 को जो मामला हुआ था, कोहिलो मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ बैठी थी। इस मामले के अंदर यह जरूर कहा गया स्पष्ट रूप से कि 9वीं अनुसूची में शामिल मामलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, चाहे वो भूतलक्षी प्रभाव से ही क्यों ना डाला गया हो। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मामले डाले जाएंगे, चाहे भूतलक्षी प्रभाव से डाले जाए, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। याद रखिएगा, वर्तमान में न्यायिक समीक्षा 9वीं अनुसूची की हो सकती है। और इसके लिए केस का नाम याद रखिएगा, 11 जनवरी 2007 को जो सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ बैठी, जिसमें वाई.के. सब्बरवाल उसके मुख्य न्यायाधीश थे, कोहिलो मामला था। इस कोहिले मामले में न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 10वीं अनुसूची, ये वर्तमान में खूब चर्चा में है, क्योंकि जो कर्नाटक का मामला था, जो कि मध्य प्रदेश का मामला था, बागी विधायकों का मामला था, इसको लेकर काफी चर्चा में रहती है। तो 10वीं अनुसूची को हम विस्तार से पढ़ेंगे। यह बताती है कि दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का मतलब अयोग्यता के बारे में क्या प्रावधान। देखिए, 10वीं अनुसूची को जिस कानून का नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। यह एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून हमारे संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे चलकर इसमें 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इस अनुसूची में परिवर्तन भी हुआ, जिसमें कहा गया यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सांसद विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो वह दल बदल नहीं माना जाएगा, वो विघटन माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर 2/3 से कम सदस्य अपने दल को बदलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब प्रावधान क्या उसको समझते हैं। दल बदल कानून के आधार पर किसे अयोग्य घोषित किया जाता है। पहला, यदि एक निर्वाचित सदस्य, एक चुना हुआ सदस्य अपनी इच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ दे, जैसे ज्योतिराज सिंधिया उनके लोग, या फिर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। निर्दलीय का मतलब स्वतंत्र उम्मीदवार,
जो निर्दलीय लोग होते हैं वो चुनाव जीतने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, सपोर्ट कर सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकते। यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया गया हो, मान लीजिए कि मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूं, अपने पार्टी के विरुद्ध मतदान करता हूं, या फिर मैं वोटिंग करने जाता ही नहीं, जो कि कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में जो बागी विधायक थे वो वोटिंग करने आए ही नहीं, हालांकि उन्होंने कहा कि व्हिप जारी नहीं हुआ, लेकिन यह भी एक प्रावधान है जिससे उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसके अलावा 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर कोई मनोनीत सदस्य के पास यह विकल्प होता है कि वो 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ले सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। निर्दलीय ले नहीं सकता, मनोनीत ले सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर। अब देखिए, दल बदल अधिनियम के अपवाद क्या है। यदि कोई व्यक्ति स्पीकर, अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है। जब वह पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाए। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष है, वो जब अध्यक्ष के पद को संभालता है तब वो अपनी पार्टी को छोड़ सकता है, ताकि वो एक स्पष्ट रूप से तटस्थ रहकर अपना कार्य कर सके। अगर छोड़ना ना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, और जैसे अध्यक्ष का पद समाप्त होता है तो पुनः पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी की सदस्यता ले सकता है। तो ये उसका अपवाद है, उसकी सदस्यता अयोग्यता नहीं हो सकती। और 2/3 का प्रावधान आप जानते हैं कि अगर 2/3 सदस्य एक साथ अपने दल को बदलते हैं निर्वाचित, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, बल्कि वो विलय हो जाएगा। अब निर्णय लेने का अधिकार कौन सा है, किसका है कि कोई अयोग्य हो गया है, नहीं। तो सदन के पीठासीन अधिकारी, यानी लोकसभा के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के मामले में विधानसभा के अध्यक्ष, तो पीठासीन अधिकारी तय करते हैं कि दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय। लेकिन क्या पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है? देखिए, मूल रूप से जब हमारा 10वीं अनुसूची लागू हुई, एंटी डिफेक्शन अधिनियम लागू हुआ, तो पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता था, न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता था। अब इस केस का नाम जरूर याद रखिए, कोहितो होलोहन बनाम चिचुलू वाद 1993। इसमें केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जैसे कर्नाटक में जो बागी विधायक थे, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया और उसके ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। बागी विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रद्द की जाती है, लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। केस का नाम आपको जरूर याद रखना है, इस बार की आईएएस की परीक्षा के लिए जरूर याद रखिए। अब अगली बात, क्या कोई समय सीमा है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को निर्णय लेना चाहिए? कानून के अनुसार कोई समय सीमा नहीं है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष है, वो कितने समय में फैसला ले, कि जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को अयोग्यता के लिए याचिका पर फैसला करना चाहिए। अधिकारी के निर्णय के बाद ही अदालतें भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी फैसला नहीं देगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसने फैसला दे दिया उसके बाद जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इसलिए याचिकाकर्ता के पास एकमात्र विकल्प यही है कि वह निर्णय होने तक की प्रतीक्षा करे। इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगा, 2015 का है, जब हैदराबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही में देरी हुई है। तो कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि जब तक पीठासीन अधिकारी फैसला नहीं लेगा तब तक हम जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है पीठासीन अधिकारी के पास। इस प्रकार के सवाल सिविल सेवा में बहुत पूछे जाते हैं। 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व के बारे में बताती है, इसका संबंध आपके आर्टिकल 243G से है। 73वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से भाग 9 को पुनर्जीवित किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 243G ही 11वीं अनुसूची से जुड़ी है। दरअसल इसमें पंचायती राज के 29 विषय बताए गए। देखिए, इसमें पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान शामिल हैं। इसमें 29 विषय शामिल हैं
और यह अनुसूची 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय बताए गए हैं जिनके ऊपर राज्य की विधानमंडल कानून बनाती है, और 29 विषयों में से कौन से काम ग्राम पंचायत करेगी, कौन सी जनपद पंचायत करेगी, कौन सी जिला परिषद करेगी, ये राज्य की विधानमंडल तय करते हैं। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकारों और दायित्व। ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें नगर पालिकाओं के 18 विषय बताए गए हैं कि जिनके ऊपर नगर पालिकाएं कानून बना सकती हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। और इस 12वीं अनुसूची का संबंध आपके आर्टिकल 243W से है, इस चीज को याद रखिएगा। और 12वीं अनुसूची के द्वारा हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, नोख 9B। तो ये था अनुसूचियों का पूरा एक लेक्चर। इन सभी बातों के अलावा आपसे कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैंने अनुसूचियों से संबंधित आपके सभी सवालों को इसमें स्पष्ट और हल करने की कोशिश की है। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके पॉलिटी के लेक्चर्स को भी कंटिन्यू करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करवाऊं। हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार कंप्लीट होते हुए नीति देशक सिद्धांत शुरू करेंगे, मौलिक कर्तव्य, फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। और साथ में मैंने ये भी सोचा है कि मैं साथ ही साथ आपको पॉलिटी का करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, ताकि आप करंट अफेयर्स से भी अपडेट रहें। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, हाँ, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं किसी एक विशेष संस्थान से के संदर्भ में, वो मत पूछिएगा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, कोई भी सवाल आप मुझे व्हाट्सएप से पूछें, वो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।